So welcome back guys. Today we are going to start a new chapter, that is pure bending, bending stresses in beams. आपका फर्स्ट चैप्टर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन और बल्कि लोड्स भी हम पूरा कर चुके हैं, तो दो चैप्टर बोलूंगा मैं। और सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स के रिगार्डिंग जो आप लोगों को असाइनमेंट शेयर की गई थी, जैसा मैंने आपसे कहा था, हम उसके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा करने से हो सकता है एक दो दिन हमारा कोर्स थोड़ा लेट हो, बट ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट दैट ये आपको बेनिफिट करेंगे क्योंकि आप सभी लोग वीडियो सॉल्यूशन से ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और साथ ही माय डियर, जिन पीपीटीज पे मैं सोल्व करूंगा उनका जो जो पीपीटीज रहेंगी वो भी आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि एक बार वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बार बार वीडियो सॉल्यूशन पे नहीं जाना पड़े। उनकी पीपीटीज को यूज करके आप कभी भी दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट सो दैट आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जा सके, है ना। उसके लिए बहुत व्हाटएवर जो भी फिजिबल है आपके लिए कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करें ढंग से, बिकॉज आई वांट यू टू गेट अ वेरी गुड रैंक, बिकॉज दैट इज ओनली थिंग which is going to be benefit for both of us. So definitely my dear, हम बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे से करेंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। So my dear, let us discuss now pure bending और bending stresses in beams. So my dear, pure bending और bending stresses in beams, पहले तो एक मेंबर डिफाइन हो गया बीम। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को जनरली लोग जब पढ़ाते हैं तो बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स करके पढ़ाते हैं, बट मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ाता हूं, बेंडिंग पहले, शियर बाद में। क्योंकि माय डियर, कोई भी मेंबर जिससे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस से फेल होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि दे आर लेसर इन मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ द अदर शियर स्ट्रेसेस कमिंग फ्रॉम टोर्शन, और जो इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस बेंडिंग के कारण आ रही होती है। मैंने पहले ही कहा कपल्स के कारण आने वाली स्ट्रेसेस ज्यादा होती है, तो हम पहले बेंडिंग स्ट्रेसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम शियर स्ट्रेसेस की तरफ भी जाएंगे। एंड व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डिस्कस, इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इक्वली। मतलब सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं दोनों ब्रांचेस के लिए इनफ है, वो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए, ठीक है। बट हाँ, जोन से टॉपिक मैकेनिकल को नहीं पढ़ने होंगे वो मैं मेंशन कर दूंगा, जो सिविल को नहीं पढ़ने होंगे वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप चाहें तो वो स्पेसिफिक टॉपिक छोड़ सकते हैं, बट माय डियर, व्हाट आई विल से इज डोंट लीव एनीथिंग, बिकॉज़ इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज से आपका पाला पड़ ही जाएगा। तो माय डियर, सबसे पहले मैं बीम को डिफाइन करने जा रहा हूं। My dear, when we are talking about beam, and please don't mind whenever I say something about both the branches, क्योंकि जब मैं दोनों ब्रांचेस को डिवाइड कर रहा हूँ तो सिर्फ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगा कि जो मेंबर्स होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, बार मतलब एक्सियल लोडिंग, है ना। बार मतलब एक्सियल लोडिंग, मैं चाहूँ तो एक बार लिख भी देता हूँ। आई एम सेइंग माय डियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बार, इट सिंपली मींस एक्सियल लोडिंग, इट सिंपली मींस एक्सियल लोडिंग। माय डियर, व्हेनेवर आई एम सेइंग दैट इट इज अ बीम, इसका सीधा सीधा मतलब होता है लोडिंग है या तो शियर फोर्स या तो बेंडिंग मोमेंट, दोनों में से एक भी होगी तो उसको बीम ही बोलेंगे। माय डियर, ये जो बार है ये कहलाती है टाई बार अगर टेंसाइल लोड हो तो, ये कहलाती है स्ट्रट बार अगर लोड कंप्रेसिव हो तो। माय डियर, अगर स्ट्रट वर्टिकल हो जाए तो उसको कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल स्ट्रट इज अ कॉलम। एंड माय डियर, सिमिलरली अगर ट्विस्टिंग मोमेंट लगे, अगर हम बात कर रहे हैं शाफ्ट की, तो शाफ्ट की पहचान होती है इट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। सो दीज आर बेसिक थिंग्स। सो नाउ माय डियर, इट इज सेड टू बी अ बीम। मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर जो बार है और ये जो शाफ्ट है, इसको जनरली, बार और शाफ्ट को जनरली मशीन मेंबर कहा जाता है। मशीन मेंबर मतलब दे आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और माय डियर, यहां पर जो स्ट्रट है और ये जो बीम है, सॉरी स्ट्रट की जगह मैं बल्कि कॉलम लेना चाहूंगा, जो कॉलम है और ये जो बीम है, दे आर जनरली सेड टू बी स्ट्रक्चरल मेंबर। इसका मतलब है दे आर रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन मोर। एंड माय डियर, व्हेन आई एम सेइंग बीम, इट इज सेड टू बी a structural member. Beam is said to be a structural member which is subjected to various shear forces and bending moment during its functionality. So what I am saying is beam is a structural member. First of all, I have said structural member because it is used in civil engineering application. It is a structural member subjected to various shear forces and bending moments during its functionality. Okay, this is said to be a beam. And my dear, whenever I am saying it is a beam, so first of all, beam definition is okay. Now I am talking about what is shear force and bending moment. First chapter में बता दिया है, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ shear force and bending moment क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये मेरे पास एक मेंबर है,
और मैंने कहा ये इसका 3D डायग्राम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ABCD है that is said to be the cross sectional area, that is said to be the cross sectional area. My dear, this is known to be the CG और centroid, इसको बोलते हैं CG और centroid। और अगर ये CG और centroid है तो my dear ये XX YY ये कहलाती है सेंट्रोइडल एक्सिस। और अगर कोई ऐसा फोर्स मैं बनाऊं जो CG और सेंट्रोइड से पास करे और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल और CG और सेंट्रोइड से पास करे, इसको बोलते हैं माय डियर DTSL, डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड। तो अगर ये किसी मेंबर पे लगा है तो उस मेंबर को बीम बोल सकते हो। इसके अलावा माय डियर मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास मेंबर है, अभी भी आपने देखा, फिर से दिखा रहा हूं। दिस इज क्रॉस सेक्शन ABCD, CG एंड सेंट्रोइड एंड दोस एक्सिस। माय डियर मैंने आपसे कहा लेट अस से एक फोर्स ऐसे F लग रहा है, एक फोर्स ऐसे F लग रहा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से कपल बना रहे हैं जो इस तरीके से बन रहा है। और इस कपल का प्लेन वही है जो बोर्ड का प्लेन है, क्योंकि बोर्ड में मैंने बना दिया। और इस क्रॉस सेक्शन को तिरछा क्यों दिखाया, क्योंकि असली में क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसे है, इट इज लाइक दिस। तो अब इसको हवा में नहीं दिखा सकता, इसलिए तिरछा करके दिखा दिया। इट मींस इट इज लाइक परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, ये पैरेलल टू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, पैरेलल टू द बोर्ड। तो ये और क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन का प्लेन और कपल का प्लेन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। And if they are perpendicular to each other, my dear, such couples are known as bending couples. इसके अलावा my dear एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक फोर्स अगर मैं लगा दूं ऐसे, मतलब ये जो कपल बन रहे हैं बेसिकली कौन सी एक्सिस के अबाउट है, ये x एक्सिस के अबाउट है। दिस इज अ बेंडिंग कपल अबाउट x एक्सिस। सिमिलरली कल को my dear मैंने आपसे कहा कि वी आर गोइंग टू अप्लाई, हम दो फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से कि एक ऐसे और एक ऐसे। Be two equal and opposite forces separated by distance, they will also constitute a couple. At this time, this couple is acting about y axis. Again, my dear, आप देख सकते हो कपल का प्लेन ये है, horizontal. दिखा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, सब तो रिपीट चल रहा है। This is cross section, couple, साफ दिख रहा है यार, ये cross section है और ये couple है. They are perpendicular to each other. Again, my dear, the couple is said to be a bending couple. So चाहे x के अबाउट हो चाहे y के अबाउट हो, ये bending couple ही कहलाते हैं। और इसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो या तो शियर फोर्स या तो बेंडिंग मोमेंट या दोनों, इन दोनों में से कुछ भी लग रहा हो तो उस बीम को क्या बोलेंगे, उस मेंबर को क्या बोलेंगे, बीम। ये बीम है। अब भाई डियर आपको एक बात बता दूं, हमारे चैप्टर का नाम है प्योर बेंडिंग। मैंने आपसे कहा जैसे आप एक मिल्क और पानी का मिक्सचर अगर पी रहे हो तो उसमें दूध और पानी मिले हुए होते हैं आपस में, लोग पानी मिलाते हैं दूध में, या दूध में पानी या पानी में दूध, जो भी मिलाते हैं। अब मैंने आपसे कहा ये दूध बहुत प्योर दूध है, इसका क्या मतलब है? प्योर दूध का मतलब उसमें पानी नहीं मिला हुआ। सो भाई डियर मैंने आपसे कहा कि बेंडिंग प्योर है। भाई एक बीम में दो ही चीजें हो सकती थी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और तुमने कहा कि इसमें प्योर बेंडिंग है, इसका मतलब उसमें शियर फोर्स नहीं है। तो भाई डियर अगर मैंने आपसे कहा कि शियर फोर्स 0 है और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है वो भी कांस्टेंट, तो इस कंडीशन को प्योर बेंडिंग कहा जाता है। इस कंडीशन को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इसके बाद। तो दैट कंडीशन इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग। और क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, अगली हेडिंग मेरी प्योर बेंडिंग है। देखिए प्योर बेंडिंग क्या होती है, फिर हम बेंडिंग की एनालिसिस करेंगे और बेंडिंग की एनालिसिस करने के बाद हम बेंडिंग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन में माय डियर हम बेंडिंग इक्वेशन की एनालिसिस करेंगे और बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे। विद दैट बेंडिंग विल बी ओवर। तो दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन 2 पार्ट्स, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम्स, and one more part is the flexed beam that we are also going to discuss with the shear stress in beams only. चलिए देखते हैं प्योर बेंडिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं, बढ़ते आगे। So guys, now let us discuss about pure bending condition. My dear, a beam is said to be under pure bending condition. A beam is said to be subjected to pure bending if it is subjected to two equal and opposite couples. If it is subjected to two equal and opposite couples, if it is subjected to two equal and opposite couples whose plane is perpendicular to the plane of cross section, whose plane is perpendicular to the plane of cross section, क्योंकि आपको पता है बेंडिंग कपल का जो प्लेन होता है वो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो माय डियर सिंपल डेरिवेशन में तो आप बोल सकते हो सिंपल डेफिनेशन में कि शियर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, दैट इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग कंडीशन। बट इससे पहले कि मैं पूरी डेफिनेशन लिखूं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। उससे पहले हम एक चीज पे आ रहे हैं जिसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक्सियल लोडिंग डायग्राम आप देख चुके हो, नहीं मैं एसएफडी पीएमडी अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, एसएफडी पीएमडी हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर के बाद। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं जस्ट एक सिंपल प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग का यूज करके एक छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं जिससे प्योर बेंडिंग कंडीशन आपको समझा सकूं, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो मैं इससे पहले कि मैं बीएमडी बनाऊं, किसी भी डायग्राम के कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं। जब एसएफडी बीएमडी बनाऊंगा तो बताऊंगा, तो ये भी बताऊंगा कि साइन कन्वेंशन क्यों होते हैं, वो भी देखेंगे।
तो माय डियर फिलहाल के लिए अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें बेंडिंग मोमेंट की, तो माय डियर बेंडिंग मोमेंट के जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास अगर ये एक बीम है और आपने इसके ऊपर ऐसे एक कपल लगा दिया और ऐसे एक लगा दिया, तो अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लूं तो आप देख सकते हो ये सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज है। इट विल क्रिएट कंप्रेशन इन टॉप फाइबर, टेंशन इन बॉटम फाइबर एंड माय डियर ये बीम को ऐसे कर देगा। और इस तरह की जो बेंडिंग है इसको पॉजिटिव बेंडिंग बोलते हैं एंड माय डियर इसका नाम होता है सैगिंग। द नेम ऑफ दिस बेंडिंग इज सैगिंग। एट द सेम टाइम माय डियर अगर इसी मेंबर पे कपल कुछ इस तरीके से लगा दिए जाए तो ऊपर वाले फाइबर पे माय डियर आ जाएगा ये सेक्शन। आप देख सकते हो इस सेक्शन के लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, राइट में क्लॉकवाइज। तो माय डियर अब ऊपर वाले फाइबर्स में आ जाएगा टेंशन, नीचे वाले फाइबर्स में आ जाएगा कंप्रेशन एंड बीम इज गोइंग टू बी बेंड लाइक दिस। ओके एंड माय डियर दिस इज सेड टू बी नेगेटिव बेंडिंग। द नेम इज हॉगिंग। माय डियर मैंने पहले भी कहा था आपको कि एक्सियल लोडिंग में मैंने टेंशन को प्लस लिया है, कंप्रेशन को माइनस। आप चाहे तो टेंशन को माइनस ले ले, आपकी मर्जी। साइन कन्वेंशन आप अपने ले सकते हैं। माय डियर शियर फोर्स में मैं शायद ऊपर वाले फोर्स को प्लस लूं, नीचे वाले को नेगेटिव। आप चाहे तो उससे उल्टा यूज करें, आपकी मर्जी। बट माय डियर जब मैं बात बेंडिंग मोमेंट की करूंगा तो माय डियर साइन कन्वेंशंस आर फिक्स्ड। ऑलवेज हॉगिंग इज नेगेटिव, सैगिंग इज पॉजिटिव। यू कैन नॉट टेक हॉगिंग एज पॉजिटिव बिकॉज़ माय डियर हॉगिंग जो वर्ड है वो आया ही ऐसी जगह से जिसको मोस्ट नेगेटिव एनिमल कहा जाता है। पिग, सुअर, आपने नाम सुना होगा। कोई भी हो माय डियर, किसी भी धर्म से, किसी भी चीज से, मतलब whoever the person is माय डियर, अगर हम जानवरों की बात करेंगे तो पिग को जल्दी खराब माना जाता है क्योंकि आप जानते हो वो कूड़े वगैरह में रहता है जल्दी, तो हम कीचड़ वगैरह में, तो इसलिए हम उसको खराब मानते हैं सुअर को। तो माय डियर व्हेन वी आर गोइंग टू से दैट पिग, if you are going to take the example, है ना, so that hogging word is coming from that only. That hog is basically another word for pig. तो ये वर्ड वहीं से आया है। और कहाँ से आया? अगर आपने कभी पिग की पीठ, सुअर की पीठ देखी हो तो इस तरह की होती है, इस तरीके की नहीं होती। इवन सभी जानवरों की पीठ वैसे तो ऐसी होती है, बट ये होगिंग वर्ड आया वहीं से, जो कि मोस्ट नेगेटिव एनिमल माना जाता है। तो क्योंकि ये वहीं से आया इसलिए बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन आप चेंज नहीं कर सकते। बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे माय डियर, तो ये हमेशा फिक्स रहती है। हॉगिंग फॉर नेगेटिव, सैगिंग फॉर पॉजिटिव। मैंने पहले ही कहा जब भी मैं ऐसी कोई बात बताता हूँ स्टोरी फॉर्म में, सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, तो प्लीज डोंट माइंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम जस्ट सेइंग दीस थिंग्स ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए, ताकि आप इस कन्वेंशन के साथ छेड़खानी नहीं करो। ठीक है, तो दिस इज सैगिंग एंड हॉगिंग माय डियर। तो मैंने आपसे कहा प्योर बेंडिंग क्या है। आपने देखा कि प्योर बेंडिंग को अगर हम डिफाइन करने जा रहे हैं, पहले तो साइन कन्वेंशन समझ गया। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ, एक सेक्शन यहाँ पे ले लिया मैंने, लेटर से दिस इज, आपको पता है एक सेक्शन कहाँ से कहाँ तक लेटर जब तक नया फोर्स ना दे, ये ए और ये बी है। आप देख सकते हो माय डियर सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज है ये, और सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है वी विल बी हैविंग अ जंप एट ए और बेंडिंग मोमेंट m, क्योंकि कोई भी डायग्राम शुरू तो जीरो से ही होता है, तो विल बी हैविंग अ जंप, पॉजिटिव जंप। एंड माय डियर ए से बी तक कुछ नहीं लगा हुआ तो कांस्टेंट है ना, और फिर माय डियर उसके बाद कोई भी डायग्राम शुरू भी जीरो से होगा, खत्म भी जीरो पे होगा, तो इसलिए डायग्राम यहां पे जाके मिल जाएगा। दिस इज सेड टू बी माय डियर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप देख सकते हो पूरी बीम में बेंडिंग मोमेंट जो है कांस्टेंट रहा है। पूरी बीम में डायग्राम जो दिखा रहा है बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। सो माय डियर ध्यान से सुनना, प्योर बेंडिंग की डेफिनेशन क्या है। ए beam is said to be under pure bending condition if it is subjected to equal and opposite couple in a plane perpendicular to the plane of cross section in such a way that bending moment remains constant throughout its length. This is how the pure bending is defined my dear. और ये साइन कन्वेंशन जो है मैंने आपसे पहले ही कहा कि बेंडिंग के लिए आपको ये हमेशा फिक्स मान के चल रहे हैं, ये चेंज नहीं कर सकते। सैगिंग को आप हमेशा पॉजिटिव ही बोलेंगे और हॉगिंग को आप हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे। Sagging is always positive bending and my dear hogging is always negative bending. So this is how the things are defined and this is how the BMDs are drawn. अगर आपको BMD बनाने आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, BMD मैंने आपको सिखाया नहीं अभी तक। जब ऐसे BMD पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बताने के लिए कि प्योर बेंडिंग में बेंडिंग मोमेंट का कांस्टेंट रहना भी जरूरी है, इसके लिए बस ये डायग्राम बनाया, अदरवाइज और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एसएफडी पीएमडी की। ओके, और हाँ जब एसएफडी पीएमडी हो जाएगा तब हम ऑब्वियसली जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वो बाद में इन्वॉल्व करेंगे।
इसलिए माय डियर जब तक सोम में कंप्लीट नहीं कर देता तब तक आप कुछ और नहीं करें, तब तक आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स मेरी असाइनमेंट ये सब करते रहे। जैसे मैं आपको सोम बोल दूं कि हाँ आज कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जो टेस्ट देना हो जो करना हो आप करो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि माय डियर सीक्वेंस ऑफ माइंड व्हिच आई एम शेयरिंग, व्हिच आई एम यूजिंग मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, because what I follow is how the things are developed, in what way the things are developed we are going to discuss my dear, but other authors जो भी आप पढ़ते हैं जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर जनरली क्या होता है, एक बुक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी को फॉलो करते रहते हैं। हम क्या फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें डेवलप हुई, लाइक थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी हाउ दे डेवलप द थिंग्स, तो उस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड ऑथर में आपको ये सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। तो माय डियर इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डोंट गो बाय सीक्वेंस बट दिस सीक्वेंस इज द बेस्ट वन, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो माय डियर दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड many students in last 8 to 10 years I have seen उन्होंने इस चीज का बेनिफिट लिया and they got very good ranks and interviews also. So my dear you will also be having such benefit. Just follow the notes, follow the material, and my dear this is my promise, whenever you will be having complete strength of material from here you will be master in SOM. You can teach SOM to anybody. Okay, so be clear regarding the concept. Ask anything, whatever you ask I am going to discuss that. Yes, whenever you will be we will be having a number of doubts, we will be having a doubt session for that. So that also will be provided to you in the recorded format so that you can see whenever you want to see such kind of doubts. Obviously good doubts we are going to take in the video session, otherwise rest you will be provided the solution. Okay, चलिए बढ़ते हैं हम आगे देखते हैं. Okay guys, so now we are going to do the analysis of bending, and after analysis of bending we will be reaching to the bending equation, and then we will be having the analysis of bending equation. तो पहले हम एनालिसिस ऑफ बेंडिंग देखते हैं माय डियर। मैंने आपसे कहा कि ये बेंडिंग इस बीम की हो रही है और आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे टॉप फाइबर में आने वाला कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि मैं इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, माइंड इट आई एम नॉट कंसीडरिंग द क्रॉस सेक्शन। मैं बीम के इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें एक फाइबर ऊपर है AB, एक फाइबर ये है CD, एक फाइबर ये है EF। इसमें दो एडिशनल फाइबर कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज GH एंड IG। So my dear, I am considering two additional fibers. तो ये जो part है, इस part को मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको. This is the part of the beam, which is having many fiber like AB, like CD, EF, GH, IG. And my dear, जब बेंडिंग नहीं हुई थी तब तो कोई टेंशन कॉम्प्रेशन नहीं है, सारे फाइबर की लेंथ इक्वली होगी, x x x x and x. All fibers will be having equal length my dear before bending. So this is the condition before bending. This is the condition my dear before bending. And my dear one more thing I would like to tell you here that कि जब हमने बेंडिंग कपल लगा दिया तो ये चीज बेंड कर जाएगी, और जब ये बेंड कर जाएगी तो हमें ऐसा दिखाई देगा, इट विल बेंड लाइक दैट। क्योंकि आपको बेंडिंग कपल देख के पता लग रहा है टॉप फाइबर कंप्रेशन में और बॉटम टेंशन में, एंड ऑब्वियसली दे विल बेंड अबाउट दिस पॉइंट लाइक दिस, एंड माय डियर दिस फाइबर विल बिकम A dash B dash, this will become E dash F dash, and this will become C dash D dash, this will become G dash H dash, this will become I dash J dash. My dear, if this is X, after compression let us say this fiber will become 0.5 times of X, this is 0.75 times of X, this is X, this is 1.25 times of X, 1.5 times of X. आपको पता है ऊपर वाले फाइबर कंप्रेस हुए, नीचे वाले टेंशन में है, तो ऊपर वाले फाइबर्स में अगर कंप्रेशन आया और नीचे वाले फाइबर में अगर टेंशन आया, कोई एक फाइबर तो होगा जिसमें ना टेंशन आया ना कंप्रेशन, एंड माय डियर ऐसा फाइबर जिसमें ना टेंशन आता है ना कंप्रेशन, ऐसे फाइबर को बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर। फॉर एग्जांपल माय डियर आप देख सकते हो टॉप फाइबर जो कंप्रेशन में है, बॉटम फाइबर जो टेंशन में है, ऐसे फाइबर जो ना टेंशन में ना कंप्रेशन में उनको बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर। They are said to be neutral fiber. But my dear, throughout the India मैंने पढ़ाया है लगभग all institutes के अंदर, और मेरा ये एक्सपीरियंस है my dear, जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि देखो ये टॉप फाइबर है बॉटम फाइबर है, ये क्या है, they say this is neutral axis, they say this is neutral axis, but my dear I would like to tell you that this is not at all neutral axis. ये neutral axis नहीं होती भाई, जब ऊपर वाला टॉप फाइबर है नीचे वाला बॉटम फाइबर तो न्यूट्रल फाइबर हुआ ना, न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोल देते हो? एंड माय डियर
पूरे इंडिया में यही पता नहीं कॉलेज में पढ़ाया जाता है, व्हाटएवर, जो भी जिससे भी पूछो वो इसी को न्यूट्रल एक्सिस बताता है, पर ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं होती। इवन मैं आपको बता दूं, कई बार हम मतलब जैसे आंखें खोल के भी चीजों को देख नहीं पाते हैं। आपको जब बेंडिंग इक्वेशन पढ़ाई जाती है, ठीक है मैं डिराइव कराऊंगा, बट आई फील आप सबको पता होगी बेंडिंग इक्वेशन ये होती है mr/INA it is equals to sigma b by y, it is equals to E by R। यहाँ पे माय डियर जो mr होता है वो होता है बेसिकली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, and that is the applied bending moment about neutral axis। IN is the area moment of inertia about neutral axis। Sigma b is the bending stresses at a fiber which is at a distance y from the neutral fiber। My dear, sigma b is the bending stresses at a fiber which is at a distance of y from the neutral fiber। E is Young's modulus, R is radius of neutral fiber। Don't worry, आपको ये चीजें समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, इसको डिराइव में करने वाला हूँ। एंड माय डियर आप जानते हो ये क्रॉस सेक्शन है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये B है और ये D है और ये L है। जब माय डियर आप इस बेंडिंग इक्वेशन को डिराइव करते थे, डेरिवेशन जैसे से रटा होता था, करे आते थे, जब भी क्वेश्चन आता था ना आपसे बेंडिंग स्ट्रेस पूछी जाती थी, तो आप बेंडिंग स्ट्रेस जब निकालते तो आप ऐसे पुट करते थे m into y by INA। तो उस समय पे आप हमेशा INA की जगह I लिखते थे, उसकी वैल्यू पुट करते थे BD क्यूब बाय 12। जबकि अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होता है आप इसको BD क्यूब बाय 12 लिखते थे, मतलब BD क्यूब बाय 12। और आपको पता है कि अगर आप इसको B और इसको D बोल रहे हो तो BD क्यूब बाय 12 तो इस एक्सिस के अबाउट होगा। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आई है और आप इसको BD क्यूब बाय 12 बोल रहे हो, तो माय डियर न्यूट्रल एक्सिस असली में जो है ना वो ये है न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। और आपको पता है कि जब आप न्यूमेरिकल रट के जाते थे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल से आते थे तो उसमें आप रखते BD क्यूब बाय 12 थे, आपने कभी नहीं लिखा LD क्यूब बाय 12, क्योंकि अगर माय डियर आप इसको बोल रहे हो न्यूट्रल एक्सिस तो आपको लिखना चाहिए LD क्यूब बाय 12, क्योंकि आप जानते हो जिस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है उसका क्यूब लिया जाता है। सो माय डियर अगर ऐसा होता तो आप पुट करते LD क्यूब बाय 12, तो आप करते हमेशा सही थे न्यूमेरिकल, पर बताते हमेशा गलत है कि सर ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो माय डियर न्यूट्रल एक्सिस ये नहीं, न्यूट्रल एक्सिस ये है, क्योंकि आप BD क्यूब बाय 12 जब पुट कर रहे हो तो वो इस वाले एक्सिस के अबाउट है। असली में न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट कपल लगा हुआ हो। और न्यूट्रल एक्सिस को डिफाइन कैसे करेंगे माय डियर, ये न्यूट्रल फाइबर है और मैं आपसे बोलूं ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो न्यूट्रल फाइबर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो न्यूट्रल एक्सिस है। तो माय डियर अगर कोई आपसे पूछे न्यूट्रल फाइबर तो आप बोलेंगे ऐसा फाइबर जिस पे ना हो टेंशन ना हो कंप्रेशन, उसको बोलते हैं। फिर बोलेगा अगर कोई आपसे पूछे न्यूट्रल एक्सिस तो आप बोलेंगे एक्सिस about which bending couple is acting, या फिर axis about which the bending couple is acting, या फिर it is my dear intersection of neutral fiber and plane of cross section। So my dear, this is how we define the neutral fiber and neutral axis। So my dear, now we are going to analyze this basically। अब कुछ लोगों को ये भी होता है सर आप बोल रहे हो कि न्यूट्रल फाइबर जो है उसमें ना टेंशन है ना कंप्रेशन, फिर ये बेंड कैसे होता है? माय डियर बेंड जरूर होता है पर इसकी लेंथ चेंज नहीं होती। जैसे इनकी लेंथ चेंज हुई है इसकी लेंथ चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं ये सीधा वो आंकड़ा हुआ रह जाएगा, बाकी फाइबर बेंड हो जाएंगे और सीधा आंकड़ा हुआ रह जाएगा, फिर तो खराब टूट जाएगी माय डियर। ओके तो ऐसा नहीं होने वाला, ये बेंड होगा बट उसकी लेंथ में चेंज नहीं होगा, तो इट इज सेड टू बी द न्यूट्रल फाइबर। सो माय डियर दिस इज हाउ न्यूट्रल फाइबर एंड न्यूट्रल एक्सिस आर डिफाइंड। तो गलतफहमियों को दूर कर लीजिए और क्रॉस चेक करना हो तो कर लीजिए, बिल्कुल यही होती थी न्यूट्रल एक्सिस और यही है जो अगर आपने अब तक इससे पहले देखा वो गलत है, आप न्यूट्रल फाइबर को न्यूट्रल एक्सिस बोलते आए हो, डेफिनेटली इट इज अ ब्लंडर एंड माय डियर प्लीज करेक्ट इट, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है और मैं तो कह रहा हूं ये इंटरव्यू क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, बिकॉज़ दे ऑल नो दैट न्यूट्रल फाइबर कोई लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। भाई अगर आप इसको एक्सिस बोल रहे हो तो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस नहीं है। ये तो ना बेंडिंग आता है तो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस का नाम चेंज कर दोगे, नहीं लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है ये, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ है, ये लाइन ज्वाइनिंग ऑन द सेंट्रोइड और सीजी ऑफ द बॉडी है, समझ गए? तो माय डियर दिस इज हाउ न्यूट्रल फाइबर एंड न्यूट्रल एक्सिस आर डिफाइंड। नाउ माय डियर वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस कंप्लीट बाय डिराइविंग द इक्वेशंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट अस सी, देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइस तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस सेंटर से, अगर इस सेंटर के अबाउट बेंडिंग हो रही है तो इस सेंटर से इसका डिस्टेंस ये कहलाएगा रेडियस ऑफ न्यूट्रल फाइबर, रेडियस ऑफ न्यूट्रल फाइबर। और मैंने आपसे कहा कि हम देख चुके हैं कि बिफोर बेंडिंग अगर आप इसी कर्व को देखेंगे तो बिफोर बेंडिंग इट वाज लाइक दिस। बिफोर बेंडिंग ये कुछ ऐसा था ना,
AB, CD, EF, GH, IG, और ये सारे के सारे बराबर थे x x x x x, AB इक्वल CD इक्वल EF इक्वल GH इक्वल IJ, सब के सब बराबर। बट आफ्टर बेंडिंग इनकी लेंथ चेंज हो गई। आफ्टर बेंडिंग एक फाइबर इसकी लेंथ चेंज हुई तो C डैश D डैश अभी भी नहीं के बराबर है, यू कैन इक्वेट इट टू दैट। बट माय डियर C डैश D डैश की लेंथ अगर आप मुझसे पूछ लो तो मैं बताऊंगा ये थीटा एंगल है यार, तो C डैश D डैश विल बी R इनटू थीटा, है ना, इट विल बी R इनटू थीटा। एंड माय डियर मान लेते हैं कि सारे के सारे फाइबर y डिस्टेंस के ऊपर है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस फाइबर के बारे में क्या कहोगे, तो मैंने कहा अगर इन दो फाइबर के बीच का डिस्टेंस y है तो ये जो फाइबर G डैश H डैश है इसको मैं लिख पाऊंगा इट इज R माइनस y इनटू थीटा, है ना भाई। L इक्वल्स टू R थीटा लगा रहा हूं, L इक्वल्स टू R इनटू थीटा। So my dear, I would like to tell you that let us say हम जैसा मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा टारगेट है हर फाइबर के दर्द को पता लगाना। किसी भी एक जनरलाइज्ड फाइबर के दर्द को पता लगा लो और वो फाइबर ऐसा होना चाहिए जिसको इनफाइनाइट टाइम रिपीट करूं तो बीम पूरी बन जाए। तो माय डियर अगर इस G डैश H डैश फाइबर को मैं इनफाइनाइट टाइम नीचे से ऊपर तक रिपीट कर दूं, डोंट यू फील बीम पूरी बन जाएगी? यस। माय डियर दिस इज नॉट क्रॉस सेक्शन, दिस इज अलोंग द लेंथ पार्ट, दिस इज नॉट क्रॉस सेक्शन, दिस इज अलोंग द लेंथ पार्ट। क्यों? क्योंकि माय डियर पूरी बीम में से इतना पार्ट कट किया है तो ये along the length वाला पार्ट है, क्रॉस सेक्शन नहीं है। क्रॉस सेक्शन आई एम गोइंग टू डील विद आफ्टर दिस। एंड माय डियर अब अगर हम बात करें तो मैंने कहा एक काम करते हैं G डैश H डैश से कॉमन फाइबर पकड़ लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। स्ट्रेन को रोकने पे स्ट्रेस आती है तो पहले स्ट्रेन को ही कैलकुलेट करेंगे। तो माय डियर स्ट्रेन इन GH फाइबर कैन बी रिटन एज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। आप सोच रहे हो सर आपको कैसे पता कि नॉर्मल से 90 दिख रहा है ना, टेंशन कंप्रेशन आ रही है तो नॉर्मल ही होगी ना, शियर फोर्स तो वैसे भी जीरो है। तो माय डियर फाइनल लेंथ इज G डैश H डैश, इनिशियल लेंथ इज GH एंड इनिशियल लेंथ इज GH माय डियर। तो ये जो स्ट्रेन इन GH फाइबर आ रहा है इट विल बी माय डियर L फाइनल माइनस L ओरिजिनल डिवाइडेड बाय L ओरिजिनल। और अगर हमने इसको GH की फॉर्म में लिखा है तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी R माइनस y टू थीटा माइनस R into थीटा डिवाइडेड बाय R into थीटा। माय डियर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो थीटा तो हर जगह कॉमन दिख ही रहा है, इवन R भी कट जाने वाला है तो यू विल बी हैविंग माइनस y अपॉन R। अब आप सोच रहे होंगे सर ये माइनस y का क्या चक्कर है? माइनस शोज माय डियर कंप्रेशन इज देयर, क्योंकि आपको पता है इस फाइबर में कंप्रेशन हो रहा है। कल को आपने GH की जगह अगर आपने IJ फाइबर लिया होता, इफ यू वुड हैव कंसीडर्ड IJ फाइबर द आंसर वुड हैव बीन प्लस y by R। मैंने कहा मान लो ये भी y डिस्टेंस पे, क्यों? फिर ये r माइनस y की जगह क्या हो जाता? r प्लस y। r प्लस y देखो भी ये डिस्टेंस देखते तो क्या होता? दिस इज r प्लस y। तो आप लिखते r प्लस y इनटू थीटा एंड यू वुड हैव गॉट दिस। इसका मतलब किसी भी जनरल फाइबर पे अगर मैं बात कर रहा हूं एनी फाइबर, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस माइनस y by r। हियर प्लस इज फॉर टेंशन and minus is for compression. My dear आप देख सकते हो this strain is directly proportional to y. What does that mean? As y is increasing, strain is increasing. मतलब my dear ऐसा फाइबर जिसके लिए y सबसे बड़ा होगा उस फाइबर में strain मैक्सिमम होगा। y कहां से डिस्टेंस है? न्यूट्रल फाइबर से। मैंने आपसे कहा my dear if you are having the beam like this, और मैंने आपसे कहा ये है न्यूट्रल फाइबर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिसको आप बोल रहे हो, तो इससे जितना फाइबर दूर जाएगा उतनी स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी, जितना फाइबर दूर जाएगा उतनी स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी। बस फर्क इतना है, ऊपर जाओगे तो कंप्रेशन, नीचे जाओगे तो टेंशन। तो भाई कितना दूर जा सकते हो भाई? एट द मैक्स टॉप फाइबर तक, एट द मैक्स बॉटम फाइबर तक। तो स्ट्रेन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम फॉर y टू बी मैक्सिमम व्हिच इज गोइंग टू बी y एट टॉप फाइबर और y एट बॉटम फाइबर। एंड माय डियर if this is the case I will be saying that my dear I epsilon of top to the epsilon of bottom दोनों मैक्सिमम एक साथ, it is going to be equals to minus y top to the y bottom
माइनस साइन हमेशा आएगा क्योंकि एक में कंप्रेशन एक में टेंशन, तो माइनस साइन किसी को भी, चाहे आप ऊपर कंप्रेशन कर लो चाहे नीचे कंप्रेशन कर लो, मतलब चाहे सैगिंग लगा दो चाहे हुगिंग। अभी यहाँ ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो आप टॉप वाले में माइनस आ रहा है, तो नीचे वाले में आ जाता, तो माइनस साइन तो हमेशा रहेगा। तो इस माइनस साइन को बार बार हम लेंगे नहीं, इस बार ले रखा है बस। अब माय डियर देखो डेरिवेशन चल रहा है और इंजीनियरिंग सर्विसेज यहीं से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर सेक्शन है, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर सेक्शन है, मान लो मेरे पास एक सर्कुलर सेक्शन है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन बेसिकली, और ये क्रॉस सेक्शन है, तीनों क्रॉस सेक्शन है, लेंथ नहीं है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस होगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस इज अलोंग द क्रॉस सेक्शन, तो ये न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो आप देख सकते हो न्यूट्रल फाइबर से डिस्टेंस में एक्सिस से बात होगी, न्यूट्रल फाइबर क्या है, सारी न्यूट्रल एक्सिस को ज्वाइन करने वाला फाइबर। माय डियर यहां से डिस्टेंस देखोगे तो प्लस d/2, यहां से देखोगे तो माइनस d/2, यहां से देखोगे तो प्लस a/2, यहां से देखोगे तो माइनस a/2, यहां देखोगे तो प्लस d/2, यहां देखोगे तो माइनस d/2। मतलब ये सारे डिस्टेंसेस जो है टॉप और बॉटम के दोनों के बराबर है, जिससे क्या होगा प्लस d/2, ये होगा माइनस d/2, ये होगा प्लस a/2, ये होगा माइनस a/2, ये होगा प्लस d/2, ये होगा माइनस d/2, है ना। ये सारे डिस्टेंसेस बराबर है टॉप और बॉटम के, और प्लस माइनस ऊपर नीचे के ले रहा हूं मैं, अगर सिर्फ डिस्टेंस लिखूं, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में नहीं लिखूं, तो ये d/2 d/2 a/2 और d/2 d/2, क्योंकि यहां पे हमें डिस्टेंस ही पुट करने हैं। सो माय डियर y इज द डिस्टेंस ऑफ टॉप फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल फाइबर और न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं, चाहे इसके लिए करूं, चाहे इसके लिए करूं, चाहे इसके लिए करूं, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -1। एंड माय डियर माइंड करिए सारे के सारे सिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, दे ऑल आर सिमेट्रिकल सेक्शन। कल को आप एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन ले लो ट्रायंगल वाला, कल को आप एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन ले लो ट्रायंगल वाला, तो माय डियर ट्रायंगल के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा 2h/3 और ये डिस्टेंस हो जाएगा h/3। एंड माय डियर अब अगर आप देखेंगे एप्सिलॉन टॉप बटे एप्सिलॉन बॉटम, तो टॉप फाइबर का डिस्टेंस है -2h/3, माइनस इज फॉर कंप्रेशन ओनली, दिस इज h/3, we will be having -2। so my dear पूछा जाता है for symmetrical section the ratio of strain in the top fiber to the bottom fiber is -1। for unsymmetrical section we cannot say, because for different unsymmetrical section it is going to be different। yes, so my dear derivation के अंदर से आने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी, जैसा मैंने कहा अभी डेरिवेशन शुरू ही हुआ है, अभी तो एक पार्ट भी हम नहीं पहुंचे, स्ट्रेन निकाली, अब स्ट्रेस पे जाएंगे। अब आगे माय डियर मैं प्लस माइनस को लेके नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ यही लिखूंगा दैट स्ट्रेन इज इक्वल्स टू y/r, बिकॉज़ प्लस माइनस जस्ट शो टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। चलिए देखते हैं, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए माय डियर तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया था, मैं आपको बता देता हूं। वी गॉट दैट एप्सिलॉन इज epsilon is y/r plus for tension minus for compression, so not mentioning that। now let's say my dear what is Hooke's law। देखते हैं Hooke's law क्या था। हमने देखा था stress was E times epsilon, from here we got stress bending की वजह से आ रहा है, तो bending stress is sigma b E into y/r, sigma b by y is equals to E/r। My dear, bending stress sigma b is bending stress at a fiber which is y distance apart from the neutral axis of neutral fiber। E is Young's modulus of elasticity, R is the radius of neutral fiber। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब my dear एक पार्ट ऑफ द इक्वेशन डिराइव हो चुका है। Now we are coming to the second part of the equation। And my dear, when we are going to the second part of the equation, my dear, अब की बार हम क्रॉस सेक्शन लेंगे और हेडिंग लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ resistance। so my dear if moment of resistance we are going to consider, ये क्रॉस सेक्शन है, इस बार जो मैं ले रहा हूं क्रॉस सेक्शन है, पहले बता रहा हूं, और उसकी पहचान मैंने यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस बना दी है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के अंदर ही तो न्यूट्रल एक्सिस मिलती है, न्यूट्रल फाइबर इज अलोंग द लेंथ, है ना। अब मैंने आपसे कहा इस न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि इसको मैं क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूं, इसके अंदर मैं एक फाइबर को कंसीडर कर रहा हूं लाइक दिस, और ये फाइबर जो है यहां से y डिस्टेंस अपार्ट है, और इसका एरिया dA है, बहुत छोटा सा फाइबर है। और अगर मैं आपको बीम दिखाऊं अलोंग द लेंथ, बीम ये थी, ऑब्वियस सी बात है, और हमने ऐसे बेंडिंग कपल लगाया था, दिस वाज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और न्यूट्रल फाइबर पोजीशन, यू कैन से दिस वाज द बेंडिंग कपल एक्टिंग। तो मैंने आपसे कहा अगर आप फील करना चाहते हैं, मैंने आपसे कहा इफ यू वांट टू फील दैट प्लीज फील दैट दिस इज द बीम, है ना। और आप जानते हो जब मैंने बेंडिंग कपल लगाया तो मैंने ऐसे लगाया,
तो ऊपर वाले फाइबर में आया कंप्रेशन, नीचे वाले में टेंशन, ऊपर वाले में कंप्रेशन, नीचे वाले में टेंशन। तो मैंने जो फोर्स लगाया ऊपर कैसे लगाया, ऐसे कंप्रेसिव, नीचे लगाया ऐसे टेंसाइल। अब बोलेंगे सर हमें दिख नहीं रहा। बोलो क्यों सर, आप देख रहे हो आपके सामने, हमारे सामने थोड़ी क्रॉस सेक्शन। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लाओ तुम्हारे सामने ला देते, ये लो, अब क्रॉस सेक्शन तुम्हारे सामने आ गया। तो मैं क्या करूं, मैंने ऊपर लगाया ऐसे फोर्स और नीचे लगाया ऐसे फोर्स, ऊपर कंप्रेसिव नीचे टेंसाइल, ऊपर इनवर्ड नीचे आउटवर्ड। क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इनवर्ड आउटवर्ड ही लगेंगे। सो भाई कहने का मतलब ये है जो हमने फोर्सेस लगाए ना, जो हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, दे आर बेसिकली इनवर्ड फोर्सेस। मतलब माय डियर जो हमने फोर्स लगाए हैं दे आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन। एंड माय डियर अगर ऐसा है तो जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो आउटवर्ड आ जाएगा। आप ऐसे लगाओगे तो मटेरियल ऐसे रेजिस्ट करेगा, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, तभी तो कंप्रेशन आएगा। मटेरियल के ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे मटेरियल ऐसे करेगा, तभी तो इट विल बी कंप्रेशन। तुम ऐसे खींचोगे इट विल गो लाइक दिस, तभी तो इट विल बी इन टेंशन। सो माय डियर दिस इज द केस। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो यहाँ पे आपने ऐसे फोर्स लगाया, मटेरियल ऐसे रेजिस्टेंस दे दिया, ये छोटे से एरिया का छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको डीएफआर से दिखाते हैं, छोटे से एरिया का छोटा सा रेजिस्टेंस। इट इज गिवन एज सिग्मा इनटू डी। यू माइट बी थिंकिंग सर सिग्मा को डी सिग्मा क्यों नहीं किया, वो पहले ही पॉइंट पे और कितना छोटा करोगे, तो इट इज सिग्मा इनटू डी। एंड माय डियर आप लिख सकते हो डीएफआर, सिग्मा की वैल्यू अभी भी आपने देखी है, इट इज गोइंग टू बी ई इनटू वाई बाय आर इनटू डी। बट वी आर सेइंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस because we are applying a moment like that, so this force will be creating, this is force, this is distance, this will be creating a moment like this. So I will be saying that moment of resistance means moment of resistance force, dfr is resistance force. My dear, it is going to be dfr into y, and we will write it as E into y square upon r dA. But we are not interested in the moment of resistance for this small strip. We are interested for complete cross section. We are going to integrate it, mr, dmr, ey square by r into dA, and my dear e by r integration y square dA. This is moment of resistance. Y square dA still to see क्या है, ये देखते हैं क्या है। तो मैंने आपसे कहा आइडिया जब रिसर्चर्स वगैरह बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि तीन टर्म्स है बेसिकली, मास, एरिया और फोर्स, और उन्होंने आइडिया शुरू कर दिए इनके मोमेंट लेने। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट लेने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। तो उन्होंने एक सिस्टम सिलेक्ट किया x y एंड z। मैंने कहा छोटा सा मास छोटा सा एरिया अगर माने तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y, ये डिस्टेंस हो जाएगा x और ये डिस्टेंस हो जाएगा r। r can be written as square root of x square plus y square। मैंने आपसे कहा सबसे पहले लोगों ने फर्स्ट मोमेंट लेना शुरू किया। मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस। सो मास इनटू डिस्टेंस, लेट अस से z एक्सिस का मोमेंट ले लेते हैं m इनटू r, a इनटू r, f इनटू r। माय डियर जब फर्स्ट मोमेंट निकाले गए तो m इनटू r और a इनटू r फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास और एरिया, ये कुछ बता ही नहीं रहे थे फिजिकली, नो फिजिकल क्वांटिटी इट इज। बट माय डियर f इनटू r वाज सेइंग द टॉर्क, so it become a physical quantity torque, so it is important. First moment of force is very important thing. फिर लोगों ने सेकंड मोमेंट लेने शुरू किए। सेकंड मोमेंट वाज m into r square, a into r square, f into r square। फिर मैंने जब देखा तो सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स किसी काम की चीज नहीं थी, कुछ बता ही नहीं रहा, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बट जब m into r square को देखा गया माय डियर, तो देखा ये गया इट इज फाउंड टू बी द रेजिस्टेंस टू रोटेशन। रेजिस्टेंस टू रोटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? माय डियर जिस बॉडी का mr स्क्वायर बड़ा था उसको रोटेट करना मुश्किल था। जैसे माय डियर छोटे गियर को घुमाना आसान होगा, बड़े गियर को घुमाना मुश्किल, क्योंकि माय डियर उसमें टॉर्क ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि उसका आई ज्यादा है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेजिस्टेंस टू रोटेशन वाज गिवन द नेम ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सोम की रेफरेंस में माय डियर मैं आपको छोटे-छोटे पॉइंट बता रहा हूं, जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे ना तो उसको एक-एक परत इसकी खोल के रख दूंगा आपके सामने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। जो सोम की रेफरेंस में जितनी जरूरत है उतनी बात कर रहा हूं अभी मैं। So my dear, when I am going to discuss regarding mass, first moment is m into r, किसी काम का नहीं, कुछ नहीं बताता। Second moment is giving you resistance to rotation, it is said to be the mass moment of inertia। जिस बॉडी का ये ज्यादा होगा उस बॉडी को रोटेट करना मुश्किल होगा, जिस बॉडी के लिए कम होगा रोटेट करना आसान, क्योंकि m r से बड़ा होना मतलब r बड़ा होना, r बड़ा होना मतलब घुमाना मुश्किल। Next my dear, अगर आप देखें ar square, this is basically about z axis only।
इसको आप अगर बोलेंगे तो क्योंकि ये AR square is basically second moment of area about z axis, MR square is basically second moment of mass about z axis. z axis के अबाउट अगर हम बात करें, जैसे z axis के अबाउट जब हम बात करते हैं, तीन एक्सिस होती है x y y z z. एक्सेस के अबाउट जब कपल लगता है तो कौन सा कपल? बेंडिंग. y y के अबाउट लगेगा बेंडिंग, z z के अबाउट लगेगा ट्विस्टिंग. ये फर्स्ट चैप्टर में बताया, नोट्स देख लेना किसी ने नहीं देखा तो माय डियर z के अबाउट लगने वाला कपल ट्विस्टिंग है, तो z के अबाउट आने वाला ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ये बताता है रेजिस्टेंस टू ट्विस्टिंग. दिस इज सेइंग रेजिस्टेंस टू ट्विस्टिंग and it is said to be polar area moment of inertia. Polar area moment of inertia. And my dear, अगर आपने देखा होता a into x square या a into y square, आपको पता है ये दोनों x और y एक्सिस, y और x एक्सिस के अबाउट आने वाले एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है. तो माय डियर इनको कहा जाता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x and y या अबाउट y and x एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ये y के अबाउट, ये x के अबाउट है ना. एरिया इनटू y स्क्वायर इज अबाउट x. यस. एंड माय डियर ये बताते हैं कि भाई x और y एक्सिस के अबाउट लगने वाला कपल कैसा है? बेंडिंग. तो ये बताएंगे रेजिस्टेंस टू बेंडिंग. सो माय डियर दीस कपल्स टेल्स अबाउट रेजिस्टेंस टू बेंडिंग. तो अगर ये किसी के लिए ज्यादा है तो उनको बेंड करना मुश्किल है, और ऊपर वाला किसी के लिए ज्यादा है तो उसको ट्विस्ट करना मुश्किल है, और उससे ऊपर वाला किसी के लिए ज्यादा है तो उसको रोटेट करना मुश्किल है. ऑब्वियसली z z एक्सिस की बात कर रहे हैं रोटेशन और ट्विस्टिंग के लिए, x x y y फॉर बेंडिंग. सो माय डियर आप देख सकते हो यहां पर y स्क्वायर d इज समथिंग दैट ओनली इंटीग्रेशन है, तो y स्क्वायर a हो गया, तो आई कैन राइट इट एज e by r into I xx, बिकॉज़ I xx इज y स्क्वायर d, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस y होता है ना. तो माय डियर आप देख सकते हो यहां पर तुम्हारी x एक्सिस कुछ और नहीं, न्यूट्रल एक्सिस है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज e by r into I na, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. माय डियर इट विल गिव यू mr by I na is equals to e by r. Second part of the equation, while combining you will be having it to be equals to mr by I na. This wonderful equation, my dear, is known as Euler-Bernoulli bending equation. This is Euler-Bernoulli bending equation. मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है ये बहुत सारी assumptions के अंदर डिराइव की है. नेक्स्ट जो पार्ट है लेक्चर का उसमें आप देखेंगे assumptions of Euler-Bernoulli equation, क्योंकि वहां से इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन पूछता है कि इस assumption का मीनिंग क्या है. उसके बाद माय डियर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन. अभी तक एनालिसिस ऑफ बेंडिंग थी, अब इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे. एंड माय डियर उसके बाद हम देखेंगे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, कुछ ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा. मैंने पहली कहा दिस इज द बेंडिंग पार्ट. When you will be completing the shear part, then you can go for bending and shear stresses in beams combined chapters. But till then you need to cover the question from bending, which we are going to share with you. Don't worry, है ना. तो आप ये क्वेश्चन जब करते जा रहे हैं, जैसे ही आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाए, प्रीवियस ईयर्स को भी करेंगे. Previous years के भी वीडियो सॉल्यूशन I am going to provide you. But I would like to tell you that in some of the books, in some of the publications, what they have done is उन्होंने मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस को सोम में डाल दिया है. तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जैसे पावर लॉ स्ट्रेन हार्डनिंग के ऊपर. अब आपको लगेगा कि सर ने बताया तो था, बट माय डियर मेजरली वो मटेरियल साइंस और मेटल फॉर्मिंग का पार्ट है. ठीक है, तो आपको इसलिए डिस्टिंग्विश करना है. इसलिए प्रीवियस ईयर्स का जो हम शेयर कर रहे हैं बेटर है उससे करें. मटेरियल साइंस में वो प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे जो आप सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड, जो उन लोगों ने फॉर्म में डाल रखे हैं. वी आर हैविंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ओके, बट अदरवाइज माय डियर यू कैन चेक the notes of anywhere, any coaching, all are available these days on the internet. You will be seeing and you will be having. You can check. जब चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि whatever the content we are covering here, it is better than all others. You can check anywhere if you want. So my dear, let's see now. MR is bending moment of resistance, or it is moment of resistance. Moment of resistance force basically. IN is area moment of inertia about neutral axis. Sigma is the bending stress at a fiber which is y distance apart from the neutral fiber neutral axis. E is the Young's modulus of elasticity and R is the radius of neutral fiber. ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही है. कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछें. Whatever you are having the doubt you can ask.
एंड माय डियर जैसा मैंने कहा मैकेनिकल और सिविल दोनों को साथ में लेके चलेंगे। इसका फायदा होता है, फायदा ये होता है जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कोर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एसएफडी बीएमबी डिफ्लेक्शन, तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको सिविल के लेवल पे पढ़ाऊंगा, तो मैकेनिकल वालों को बेनिफिट होगा, उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगे उन चैप्टर्स को सोल्व करने क्वेश्चन। सिविल वालों को फायदा होगा जब मैं थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ाऊंगा, तो थ्योरीज ऑफ फेलियर मैकेनिकल का कोर टॉपिक है, सिविल वाले तो इवन पढ़ाते नहीं उस टॉपिक को। तो जब उस टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको माइंड इतना अच्छा आइडिया होगा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर आप ऐसे क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे जो सिविल स्टूडेंट्स से जनरली बनते भी नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिकल का कोर पार्ट है। So my dear, it is going to be advantages for you, and yes, I can say whatever you are going to study here, please